हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हमारे क्लास 11 का सेकंड चैप्टर चल रहा है। वैसे आरबीसी के अंदर इसके हम 2 चैप्टर दे रखे हैं, तो मैंने वो आपको यानी जो एनसीईआरटी के अंदर जो हमारे 2 चैप्टर होते थे आरबीसी ने उनको मिला के एक ही चैप्टर कर दिया। तो पहला चैप्टर तो हमारे एक लेक्चर बनाया उसका कि व्हाट इज फिजिक्स, है ना, कि क्या होती है फिजिक्स, कितने टाइप की होती है या इसकी कितनी ब्रांच होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, बेसिक जानकारी वहां पर मैंने करवा रखी। तो अभी हमारे क्लास 11 का दूसरा चैप्टर चलता है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और विमा, है ना, या मात्रक और मापन, है ना। तो ये हमारे इस चैप्टर का नाम है और इसके काफी सारे लेक्चर हमारे आ चुके हैं जिसके अंदर हमने इस चैप्टर से संबंधित मात्रक पढ़ ली है, मूल राशियां पढ़ ली, लगभग मेरे हिसाब से 90 से ज्यादा विमाएं पढ़ ली, है ना। तो लगभग विमा का टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है विमाओं के उपयोग, यानी यूज ऑफ डायमेंशंस। तो भाई यूज ऑफ डायमेंशंस के अंदर क्या होता है, मैंने ये आपको 3 यूज लिखवा रखे इसके। इसमें पहला यूज है कि विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि के मान को मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं डिटेल से, तीनों के ऊपर एक वीडियो देखेंगे, है ना। और ये जो तीनों हैं इनके ऊपर जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं वो भी सारा इसके अंदर हम आपको करवा देंगे। तो पहला वीडियो पहला जो आपके है पॉइंट वो है विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि के मान को मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। मात्रकों की 3 पद्धतियां पढ़ी थी हमने ना, यानी कितने सिस्टम पढ़े थे? 3। एक तो यानी आपके पहला था एमकेएस, दूसरा था आपके सीजीएस और तीसरा था आपके एफपीएस। एक और होता है एसआई होता है जो एमकेएस पद्धति का विस्तार है भाई, यानी एमकेएस पद्धति को थोड़ा सा विस्तारित कर दिया। तो एसआई पद्धति भौतिकी के हर एक क्षेत्र में काम में आती है, चाहे वो कोई भी ब्रांच आप पढ़ रहे हो, है ना। लेकिन एमकेएस पद्धति खास तौर से केवल यांत्रिकी जो होती है ना, मैकेनिक्स, यानी जिसमें गति वगैरह काम में आती है, यानी इसके अलावा बल होता है, रोटेशनल मोशन होती है, इसके अलावा घर्षण होता है, काइनेमेटिक्स है ना, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, उसमें एमकेएस पद्धति हम काम में लेते हैं। जैसे मैं कहूं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, एक भौतिक राशि है जिसका मान है 1 मीटर, उसके मान को मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला। ये कौन सी पद्धति है? एमकेएस। ये कौन सी पद्धति है? सीजीएस, क्योंकि इसमें लंबाई को किसमें लेते हैं? सेंटीमीटर में, और एमकेएस पद्धति में लंबाई को किसमें लेते हैं? मीटर में। अब देखो, तो आपके पहला ये होगा, इस टाइप के इसमें बहुत सारे सवाल हम करेंगे, पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। दूसरा देखो, विमाओं की सहायता से सूत्र की जांच करना तथा सूत्र गलत होने पर सही सूत्र की स्थापना करना। जैसे मैं आपको कोई फॉर्मूला दे दूं, मान लो, है ना, जैसे मैं आपको कह दूं कि कोई फॉर्मूला आपके पास में एफ बराबर जैसे GM1M2/R², ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच करनी है कि सही है कि नहीं। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए इस तरफ की विमा और इस तरफ की सब की विमा दोनों की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। और ऐसा होने पर वो सूत्र सही होगा। और अगर सूत्र गलत है तो हम सही सूत्र की स्थापना करना भी इसके अंदर सीखेंगे। यानी फिजिक्स के जो जितने भी सूत्र होते हैं, है ना, उनको याद करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, बिल्कुल बेसिक जानकारी, है ना। अब देखो तीसरा, विमाओं के साथ किसी भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशियों के साथ में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। संबंध ज्ञात करना मतलब, जैसे मान लो पत्ररोध है, पत्ररोध का संबंध लंबाई और क्षेत्रफल से, तो उसका ये फॉर्मूला निकल के आएगा, है ना। तो ये क्या संबंध है वास्तव में, तो इसकी सहायता से संबंध भी ज्ञात किया जा सकता है ना, रिलेशन ज्ञात किया जा सकता है। आप देखो, इसके बाद में नोट में कुछ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके बाद में चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वो नोट का पॉइंट देखो। तो भाई जो आपके जो नोट का जो वास्तव में पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर क्या रखा है कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर उसकी विमा नहीं बदलती है। जैसे मैं कहूं 1 मीटर, है ना, तो इसकी विमा क्या है? L1। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मैंने किसमें बदल दिया? इस भौतिक राशि को किसी और पद्धति में बदल दिया, इसका मान चेंज हो गया, लेकिन इसकी विमा अभी भी क्या रही? L1। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर वास्तव में लंबाई का मात्रक है ना, और मीटर भी किसका? लंबाई का, लेंथ का मात्रक है, तो दोनों की L1 है ना। तो यहाँ पर भौतिक राशि का मान चेंज होने पर कभी भी उसकी विमा चेंज नहीं होती। अब जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर है वो ये है भाई कि आप जब भी किसी चीज को जोड़ो, है ना, नोट का दूसरा पॉइंट है, जब भी आप किसी चीज को जोड़ो या घटाओ, तब उन दोनों भौतिक राशियों का जिनको आप जोड़ रहे हो, मान लो, है ना, और तो जिन राशियों को आप जोड़ रहे हो वो सेम मात्रक में या एक ही मात्रकों की प्रणाली में होना चाहिए, एक ही पद्धति में होना चाहिए। जैसे आप 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर को नहीं जोड़ सकते। क्या जोड़ सकते हो? क्या है? तो दोनों ही लेंथ, ये भी आपकी लंबाई है
और ये भी आपकी लंबाई है, लेकिन इन दोनों का आप जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है वो मात्रकों की अलग पद्धति में है और इसका मान मात्रकों की अलग पद्धति पर, तो इसको आप दो नहीं कह सकते, ये गलत होगा। तो आप कैसे जोड़ोगे? या तो इसको 100 सेंटीमीटर लो, इसको 1 सेंटीमीटर, है ना, तो कितना हो जाएगा ये आपके 101 सेंटीमीटर। ये सही है बिल्कुल, है ना। तो कभी भी ध्यान रखें, जोड़ते या घटाते समय यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी आ सकता है ना। माइनस का चिन्ह आने पर कितना हो जाएगा ये 99। तो किसी भी भौतिक राशियों का अगर आप योग या व्यवकलन करते हो, यानी या तो उसको आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप अगर ऐड करते हो या उसका सब्सट्रैक्शन करते हो, तब दोनों समय आपको मात्रक सेम रखने हैं या मात्रकों को एक ही सिस्टम के अंदर रखना है। अब इसके बाद में देखो अगला, आपके जो नोट का जो तीसरा पॉइंट है अभी, वो क्या है आपके? वो ये है कि आप हर किसी चीज को नहीं जोड़ सकते, है ना। हर किसी चीज को मतलब जैसे 1 मीटर को 1 किलोग्राम में इसको जोड़ के 2 कर देंगे, ये गलत है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा एक ही भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी जो दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं वो वास्तव में एक ही भौतिक राशि होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर प्लस 2 मीटर कितना हुआ आपके? 3 मीटर। तो ये कौन सी भौतिक राशि है? लेंथ। ये भी कौन सी भौतिक राशि है? लेंथ। तो दोनों को जोड़ सकते हो। अगर यहाँ पर 1 किलो है तो 2 किलो प्लस 4 किलो तो कितना हो जाएगा? ये 6 किलो हो जाएगा। तो कभी भी दो भौतिक राशियों को जोड़ते समय इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप इनको गुणा कर सकते हो, है ना। अगर आप 2 किलो और 2 मीटर को गुणा करो तो काम चल जाएगा, ये 4 किलोग्राम इंटू मीटर हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो आप, भाग भी कर सकते हो दोनों का, है ना। लेकिन इनकी जोड़ और बाकी नहीं कर सकते आप। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन सा? संवेग, MV। देखो दोनों अलग अलग भौतिक राशि हैं जिनका गुणा कर सकते हैं, लेकिन इनको कभी भी हम जोड़ नहीं सकते, है ना। इसके आधार पर बहुत सारे आगे यानी आपके सवाल आएंगे जो आपके कंपटीशन के अंदर भी यानी बहुत काम में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसको अच्छे से आप समझ ले और अच्छे से याद कर ले। हालांकि मैं इसके आगे बहुत सारे आपको सवाल करवाऊंगा। अब इसके बाद में देखो आपके भाई टॉपिक है, सबसे पहले वो है आपके विमाओं का समागता का सिद्धांत। क्या है? विमाओं का समागता का सिद्धांत। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी विमाओं वाले टॉपिक के बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। इसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो भाई, विमाओं का समागता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी भौतिक सूत्र में दोनों ओर की विमाएं हमेशा बराबर होती है। तो इसको आप लिख सकते हो कि विमाओं के समागता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी भौतिक सूत्र के दोनों ओर की विमाएं हमेशा बराबर होती है। तो ये होता है अभी आपकी विमाओं का समागता का सिद्धांत। जैसे कोई फॉर्मूला ले ले, फिजिक्स का सबसे फेमस फॉर्मूला E बराबर mc²। इसमें देखो ये तो है आपका LHS और ये है RHS, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट कौन सा होता है? ये कैसे पता लगाओगे? ABCD लिखो, C और A के काट दो, बायां दायां, बायां को लेफ्ट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? राइट। ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हो। अब देखो इसके बाद में LHS की विमा निकालो सबसे पहले। तो LHS की आपकी विमा क्या है? E क्या? ऊर्जा। तो ऊर्जा की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2। ये तो आपको अच्छे से पता है, पहले हमने बहुत सारी विमाएं निकाली। अब RHS की विमा निकालो। देखिए RHS की विमा अगर आप निकालते हो तो ये mc² में इसकी M1, C क्या है? प्रकाश का वेग। वेग की विमा क्या होती है? L1 T-1 और c²। तो M1 L2 T-2। देखो ये इसके बराबर है क्या? दोनों विमाएं बराबर। इसका मतलब है कि विमाओं का समागता सिद्धांत यह बताता है किसी भी भौतिक सूत्र में दोनों ओर की विमाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अब इसके बाद में देखो, अब आपके जो भी सबसे पहला जो टॉपिक है ये आपकी विमाओं का समागता सिद्धांत हो गया। विमाओं के उपयोग के बारे में हमने कुछ नॉर्मल चर्चा की। अब जो विमाओं के उपयोग का जो पहला पॉइंट था ना, हमारे पहला पॉइंट कि विमाओं की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के मान को मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सकता है। जैसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मान आप ग्राम में ज्ञात करो या 1 किलोग्राम का मान CGS पद्धति में आप ज्ञात करो। बिल्कुल इजी टॉपिक ले लेते हैं एक बार। यानी इसने सवाल में क्या कहा है कि 1 किलोग्राम का मान ग्राम में कितना होता है ये ज्ञात करो। दूसरी बात, 1 किलोग्राम का मान आप CGS पद्धति के अंदर कितना होता है ये ज्ञात करो। किलोग्राम क्या है? यानी मात्रक है, और किलोग्राम मात्रक किसमें काम में लेते हैं? MKS पद्धति में। MKS पद्धति में M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड।
सीजीएस पद्धति में सी का मतलब सेंटीमीटर है ना, और जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकेंड, और एफपीएस में एफ का मतलब फुट और पी का मतलब पाउंड है ना, और एस का मतलब सेकेंड है ना। ये जो पाउंड जो यहाँ पर है ना, जो एक द्रव्यमान का मात्रा है, वो ज्यादातर अमेरिका वगैरह में काम में लिया जाता है। जैसे आप जब वहां पे देखते हो WWE वो फाइटर वाले, तो कहता है इतने पाउंड का है रोमन रेस, इतने पाउंड का है, 150 पाउंड का है ना, 200 पाउंड का है, और एक पाउंड बराबर कितने होते हैं, है ना, एक पाउंड बराबर होते हैं 453 ग्राम, है ना। ये चीज भी याद रखना आप। तो इसके बारे में हमें क्या पूछा इसने कि यहाँ पर मात्रक है 1 किलोग्राम है, एमकेएस पद्धति से इसका सीजीएस पद्धति में इसको बदलो या इसमें मान इसका ज्ञात करो। तो आपको 1 किलोग्राम का मान ये बताना है कि ग्राम में कितना होता है। तो बेसिकली हम जानते हैं, हमें याद है अच्छे से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको हमें प्रूव करके देखना है। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे मैं आपको सीधा सीधा एक बार एक एग्जाम्पल देता हूं। 1 किलोग्राम बराबर होता है आपके 1000 ग्राम, है ना, ये आपने लिखा है इसे। तो ये जो वैल्यू है इसको आप N1 मान लो, N1 का मतलब नंबर, शुरुआत में बताया था, और इसको U1 मान लो, U का मतलब यूनिट यानी मात्रक, इसको आप N2 मान लो, इसको आप U2 मान लो, जैसा ही लिखा मैंने। अब इसने क्या कहा कि ग्राम में इसका मान ज्ञात करो। तो एक तो किसका मान है, N1 का, किलोग्राम किसका मान है, U1 का, है ना, U1 बराबर किलोग्राम, U2 बराबर ग्राम, मान किसका निकालना है, N2 का। तो N2 बराबर क्या होगा, देखो N1 U1 बटा U2। अब क्या मात्रक से इसकी विमा निकाली जा सकती है। जैसे जो मात्रक होता है हमेशा, वो मान लो मीटर पर सेकंड आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे MA LB और TC, है ना, 3 ले लिए, जो भी घात होगी वो घात चला देंगे कि M की पावर 1 है, M की पावर 2 है ना, वैसे, और U1 है तो सबको 1 कर दो ये, और दूसरे वाले को क्या कर दो आप, M2 L2 T2, और घात कितनी, ABC। देखो इस टाइप से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या मेरी बात आपको अच्छे समझ में आई। तो इसको आप क्या यानी कैसे लिख सकते हो, N2 बराबर N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C बटा क्या हो जाएगा, M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आप विस्तार करके लिख सकते हो। देखो कैसे, देखो भाई, इसको आप लिख सकते हो N2 बराबर N1, और ये हो जाएगा आपके M1 बटा M2 की पावर A, है ना, इसको ऐसे लिख दो की पावर A। तो L1 बटे L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C। ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रख लेना। ये कब काम में आएगा, 11वीं क्लास के अंदर आपको, यानी जो आपके इस टाइप का जो सवाल आता है इसमें क्या करना पड़ता है, आपको डिटेल से लिखना पड़ता है। इसलिए ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ताकि डिटेल से आप ड्राइव कर सको, वरना मैं इसका एक सीधा तरीका आपको बताऊंगा, 1 सेकंड के अंदर मान निकल के आएगा, जो कंपटीशन के लिए आपके काम में आएगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जैसे IIT JEE है, नीट है, उनमें बहुत यूजफुल साबित होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला किस लिए, क्योंकि जो बच्चे सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, जैसे उनके नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया है ना, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का पूरा लिखना है डिटेल से, ये सूत्र उनके काम में आएगा। तो ये सूत्र किस लिए है कि अगर वो कभी भी आपको पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, कैसे चेंज करें, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये भी बताएंगे इसके बारे में, 1 जूल में कितने अर्ब होते हैं, इस टाइप के कितने भी सवाल वो आपसे पूछ ले, वो सारे आप इसकी सहायता से आराम से कर सकते हो। अब देखो आगे, अब इसमें भाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है। अब यहां पर हमें क्या करना है, जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये हमें देखना है। तो 1 किलोग्राम बराबर मान लो N ग्राम होते हैं, मान लिया ऐसा। तो ये किसकी वैल्यू, N1 की, ये किसकी यानी U1 है यानी किलोग्राम, और ये क्या आपके N यानी N2 के बराबर ये ज्ञात करना है, और ये ग्राम। अब देखो इनको रखो, तो N2 की जगह N रख दिया, N1 की जगह 1 इंटू M1, यहां पर किलोग्राम है तो इसका मात्रक क्या है, यानी सॉरी यहां पर किलोग्राम है तो इसकी विमा क्या है, M1, एक की पावर कितनी 1, M2 की जगह कितना है ग्राम, है ना। यहां से इसके आप यानी वैल्यू निकाल सकते हो। तो या इसका यहां पर मान रख दो आप, अगर आप यहां पर मान रखते हो तो इसको आप लिख सकते हो किलोग्राम बटे इसको लिख दो ग्राम, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, है ना। इसका मान भी 0, इसका मान, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और समय दोनों ही नहीं है, तो घात 0 होने पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखो आगे, अब इसको चेंज करो, तो N बराबर हो जाएगा आपके 1 इंटू किलोग्राम की जगह क्या लिख सकते हो आप,
1000 ग्राम बटे ये हो जाएगा आपके ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया तो n का मान कितना है 1000। ये मान उठा के यहाँ रख देंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये बिल्कुल मैंने एकदम यानी जो 6ठी 7वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसा मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब थोड़ा सा टफ लेते हैं। देखो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ना। अब देखो, अब आपके जो अगला जो सवाल है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला जो सवाल है भी वो आपके कहता है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। डाइन में गोतने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ना, ये मात्रक है इसका, डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं तो इसको आप समझो। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। और बल F बराबर ma होता है फॉर्मूला, जो आपने शायद 9th क्लास के अंदर पढ़ रखा है ना। 9th क्लास में विज्ञान की किताब में था, 10th में भी काम में आया था ये। अब देखो यहाँ पर F बराबर ma है तो इसका मात्रक क्या हुआ, इसका तो किलोग्राम और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो भाई आप पे वैल्यू होती है इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। अगर किसी की वैल्यू ये आ गई, अगर मान लो m का मान 1 था, इसका मान 1 था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। कैसा लिखेंगे, इसको हम 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह क्या लिखा जाता है, न्यूटन लिखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो द्रव्यमान किलोग्राम में और लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में। कौन सी पद्धति हुई, MKS। CGS पद्धति में बदलो, देखिए क्या होगा, F बराबर है ना, m का मान कितना ले लो आप, है ना, m का और a का दोनों का मान 1 ले लो तो 1 मात्रक क्या हो जाएगा इसका CGS पद्धति में ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर न्यूटन कहते हैं तो इसको इस समय कहा जाता है डाइन। क्या कहा जाता है, डाइन कहा जाता है। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई, न्यूटन और डाइन वाला क्या फंडा है यहाँ पर, है ना। अब देखो आगे, अब हमें इसने पूछा क्या, इसने हमें पूछा है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, है ना। ये हमें याद करना है। इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा 30 सेकंड वाला भी, और आपको जो 5 मिनट तक चलेगा वो भी बताऊंगा दोनों। तो यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर मान लो n डाइन होते हैं ना, n डाइन ऐसा मान लिया हमने। तो यहाँ पर यानी इसकी n1 की वैल्यू 1 और ये न्यूटन आपके, ये n ये डाइन। अब देखो यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या होती है, n1 m1 बटे m2 की पावर a, L1 बटे L2 की पावर b और T1 बटे T2 की पावर आपके c। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो जो न्यूटन है इसको आप कैसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सही लिखा मैंने, इसका मतलब द्रव्यमान की घात कितनी, 1, है ना। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 1, मीटर की पावर भी है, इसका मतलब b का मान भी कितना 1। देखो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, ये द्रव्यमान केवल किलोग्राम है, किलोग्राम स्क्वायर नहीं है, केवल किलोग्राम है तो 1 की पावर 1 हो जाएगी। और केवल यहाँ पर मीटर है ना, तो यहाँ पर यानी केवल मीटर है, घात नहीं है, तो b का मान और c का मान कितना हो जाएगा 2, है ना, -2। कितना होगा, -2। क्यों, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगी घात सेकंड की पावर -2, ऐसा ही तो होगा। तो c की घात कितनी होगी, -2। अब देखो n2 बराबर n1 की वैल्यू कितनी 1, m1 क्या आपके किलोग्राम। तो ऊपर वाला जो है वो किसमें, SI पद्धति में या MKS पद्धति में, तो इसको लिख दिया हमने किलोग्राम बटे नीचे वाले को लिख दिया हमने ग्राम की पावर कितनी 1, है ना। अब इसके बाद में देखो ऊपर वाले को लिख दिया मीटर, नीचे वाले को लिख दिया सेंटीमीटर की पावर 1, ऊपर वाले को लिख दिया सेकंड, नीचे वाले को भी लिख दिया सेकंड की पावर -2। क्या मेरी बात ऐसे समझ में आई। तो n2 बराबर 1 इंटू किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम, 10 की पावर 3 ग्राम लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, की पावर हो जाएगी 1, है ना। और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट गया तो 1 आया, 1 की घात -2 करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, तो इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 10 की घात 3 और 10 की घात 2 कितना आया 5। तो n2 की वैल्यू कितनी आई, 10 की घात 5, कितनी आई 10 की घात 5। तो यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर n की जगह हो जाएगा 10 की घात 5 डाइन। ये याद रखना, 1 नंबर का सवाल भी आता है। ये तो डिटेल्स है, जो 11वीं के बच्चे हैं जो अभी स्कूली शिक्षा में जैसे NCERT या RBSE से है ना स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं, या जो इस प्रकार जो IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ज्यादा काम का नहीं, उनके लिए शॉर्ट मेथड बताता हूँ। देखो कैसे, अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो इसको कैसे लिखोगे। यहाँ आया आपके, देखो इसने दिया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ऐसा है तो कहा इसने। अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो 1 न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, और बल का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर ma। इसको आप लिख सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो तो 10 की घात 3 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर कितना आया 10 की घात 5 मात्रक आया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं डाइन, तो 10 की घात 5 डाइन। जो आपको ऑप्शन दे रखा हो उस ऑप्शन को सही कर देना, है ना। देखो बिल्कुल इजी था। अब वो आपको सवाल घुमा के ऐसे भी दे सकता है कि एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, एक डाइन में कितने न्यूटन, तो कैसे ज्ञात करोगे आप। देखो एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, है ना। तो एक डाइन बराबर 10 की घात 5 को इधर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 5 गुणा एक डाइन। इसको ऐसे लिख दिया तो इसको इधर भाग में भेज दो, तो एक डाइन बराबर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन बटा 10 की घात 5, यानी 10 की घात -5 न्यूटन। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। तो ये देखो आपके दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन तो किलोग्राम ग्राम हो रहा था, बिल्कुल ही इजी थर्ड क्लास सवाल था। ये सवाल काफी अच्छा है, जिसके दोनों तरीके बता दिए, देखो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों भी, है ना, जो दोनों आपके विद्यार्थियों के काम में आ सकते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल जो आपके भाई है इसमें वो बोलता है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, कितने अर्घ होते हैं, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। देखो भाई इसको आप कैसे लिखोगे, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो एक जूल में हमें अर्घ की संख्या निकालनी है, तो एक जूल बराबर n अर्घ, ऐसा लिख दिया इसको। सबसे पहले शॉर्ट तरीका देखो क्या होगा। हम जानते हैं जूल किसका मात्रक कार्य का, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, छोटी क्लासों में पढ़ रखा है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, विस्थापन का मीटर, न्यूटन को लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, क्योंकि बल का सूत्र F बराबर m होता है, m का किलोग्राम और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं एक जूल, या इसकी जगह हम जूल लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको सीजीएस पद्धति में बदलना है, क्योंकि अर्घ जो इसका मान है वो सीजीएस पद्धति में। वो आपको सवाल घुमा के ऐसे भी कह सकता है एक जूल का सीजीएस पद्धति में कितना मान होता है, ऐसा भी वो आपको यहाँ पर कह सकता है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, देखो किलोग्राम का सीजीएस पद्धति में 10 की घात 3 ग्राम, कैसे लिखा मैंने। मीटर का सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, तो कितना 100 सेंटीमीटर 10 की घात 2, 100 सेंटीमीटर है। तो इसको आप हमेशा कैसे लिखोगे, पहले 10 लिखो, जितने जीरो उतनी घात लगा दो, तो 10 की घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 10 की घात 2 का स्क्वायर होगा 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकेंड का सेकेंड ही होता है, तो सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एमकेएस पद्धति लो, सीजीएस पद्धति लो, एफपीएस पद्धति लो, सबके अंतर यानी जो समय का मात्रक वो सेकेंड काम में आता है ना, हर जगह। तो यहाँ पर क्या लिया है, सेकेंड लिया है। अब देखो 3 और 4 कितने 7, तो 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं अर्घ, तो 10 की घात 7 अर्घ। मामला कंप्लीट देखो, है ना। अब देखो डिटेल से इसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीके हैं, दोनों उतार लेना कॉपी में वीडियो को पॉज करके। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखें, तो N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B, और T1 बटे T2 की पावर आपके C। क्या सही लिखा मैंने। अब देखो इसके बाद में N2, यहां पर क्या था 1 जूल बराबर N अर्घ, ये हमें ज्ञात करना था। तो यहां पर जूल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम केवल किलोग्राम है, यानी घात 1 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1। बी का मान, लंबाई का मात्रक मीटर है और इसका मीटर स्क्वायर है, तो बी की घात कितनी, यानी बी का मान कितना 2, यानी इसकी घात कितनी 2 हो जाएगी। और समय का मात्रक सेकेंड स्क्वायर है, तो सी का मान कितना हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा -2, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो सेकेंड स्क्वायर नीचे ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख दो, तो N2 बराबर N1 की वैल्यू 1 जूल, 1 जूल ले दिया ना, तो 1 जूल। M1 की जगह क्या लिख सकते हैं, M1 की जगह किलोग्राम पर ग्राम, देखो की पावर कितनी 1, है ना। और यहाँ पर L1 की जगह मीटर बटे सेंटीमीटर की पावर 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपके क्या T1, यानी T1 की जगह कितना, घात कितनी है यहाँ पर -2, तो ये हो जाएगा आपके सेकेंड बटा सेकेंड की पावर -2। ये तो कट के 1 हो गया पूरा, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1 की घात -2 होगी तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर N2 बराबर 1 इंटू किलोग्राम की जगह 10 की घात 3 ग्राम बटे ये हो जाएगा आपके ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया,
और ये कितना है आपके 10 की घात 2 सेंटीमीटर और ये आपके सेंटीमीटर का स्क्वायर और इंटू ये 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 की घात 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या 10 की घात 2 का स्क्वायर 10 की घात 4 तो 4 और 3 कितना 7। तो N2 की वैल्यू कितनी है 10 की घात 7 यानी 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो अगर वो आपसे पूछे कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं तो कितने 10 की घात -7 जूल। ये सवाल आपके कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक सवाल है जो आपको घर से करके लाना है ना, या खुद ट्राई करनी है। देखो कौन सा सवाल हो, शॉर्ट में और लॉन्ग टाइप दोनों में इसको आपको ट्राई करना है। जैसे देखो जी बराबर होता है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये मान लीजिए जी का, इसका मान आपको सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो, सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो, सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। इसका मान आपको सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। क्या आराम से कर पाओगे? तो इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। और ये कईयों ने तो अभी इसको कर दिया होगा, है ना। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इन सवालों में पेन उठाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि हम सारा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े जैसा हमें किताब में दिया गया है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, कम टाइम में कैसे करें और पूरा जो किताब के अकॉर्डिंग है वैसे कैसे करें, है ना। अब देखो एक सवाल और करवाते हैं। इससे पहले भाई सवाल देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक होता है आपके जो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसका फॉर्मूला होता है K/Q1Q2/r²। हालांकि आपने पहले इसके बारे में एक 10th क्लास में विद्युत वाला चैप्टर है ना, आवेश वगैरह के उसमें परिभाषा वगैरह दर्ज की, उसमें शायद यानी आपके टीचर ने आपको बताया होगा। हालांकि उसमें कोई खास रोल नहीं रहता, फिर भी आप ध्यान रखना है Q1Q2 आवेश है, R दूरी है और K है नियतांक, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होते हैं जिनका मान हमेशा फिक्स होता है। कुछ खास कंडीशन में बदलता है, बाकी बदलता नहीं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका मान किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता है, जैसे अभी अभी जो लिखवाया ना जी उसका मान। इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो हमारे देखो भी ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर ये जो K है, K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो, का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। ये थोड़ा सा टफ है भाई, पद्धति में ज्ञात करो, है ना, थोड़ा सा टफ है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। तो इसको देखो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो K बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। इस टाइप के सवाल में अब आप क्या करोगे, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करोगे, कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड में चेंज करोगे, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, और I बराबर क्या होता है Q/T, है ना। तो Q बराबर I इंटू टी यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कई जो विद्यार्थी वो गहराई में चले जाएंगे और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को करने का इजी तरीका देखो, पहले तो बताते हैं लॉन्ग वाला, फिर शॉर्ट वाला बताएंगे। देखो N2 बराबर क्या, N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर आपके C। क्या सही लिखा मैंने? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो अब की बार आप क्या करो, अब की बार आप इसको ऐसे मत लिखो। इसमें तीन चीजें हैं। एक न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है 10 की घात 5 डाइन, कितना 10 की घात 5 डाइन, सीधे पता है हमें। मीटर का मान हमें पता है, कूलाम, एक कूलाम का मान है वो सीजीएस पद्धति में होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। ये इसकी वैल्यू होती है ना, किसकी होती है, एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। इसको बोलते हैं स्टेट कूलाम। ये आपको भी याद रखना है, ये 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ सवाल है, काफी कुछ समझा देता है ये सवाल, इसलिए मैंने आपको करवाया। ESU का मतलब है स्टेट कूलाम। क्या मतलब है इसका, स्टेट कूलाम है। अब देखो इसके बाद में, तो इसमें आप क्या करोगे, इस सूत्र को आप सीधा काम में मत लो, इस सूत्र को आप ऐसे काम में लो। देखो दोबारा N2 बराबर N1, सीधा न्यूटन काम में ले लो, तो N1/N2 की यानी इसकी घात कितनी 1 और M/, ये हो जाएगा आपका CM की पावर कितनी 2, और यहाँ पर कूलाम है तो कूलाम की जगह देखो इसकी घात होगी -2 क्योंकि नीचे है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके कूलाम/ESU, क्योंकि ऊपर MKS पद्धति नीचे CGS। तो न्यूटन वाले में क्या कर देंगे, सीधा N लिख दो और इसको लिख दो आप दाइन। क्या लिख दो, दाइन, यानी ऊपर MKS पद्धति नीचे CGS पद्धति लिख दी। सब क्या मैंने सही किया? थोड़ा सा इसका आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा सवाल है इस पूरे वीडियो में, ये सबसे अच्छा सवाल है। तो N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी 1
है ना, यानी इसकी वैल्यू 1 है या 9 गुणा 10 की घात 9 है, 9 गुणा 10 की घात 9, अगली बार 1 नहीं है तो हमेशा 1 यानी हमेशा 1 ही आए, ये जरूरी नहीं। अब 1 न्यूटन का मान कितना होता है, 10 की घात 5 दाइन, ये भी कितना दाइन की पावर 1, मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर की पावर 2, यहाँ पर कुलाम है भी, क्या है कुलाम। तो इस कुलाम में आप क्या लिख सकते हैं, कुलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU बटे इसको क्या लिख सकते हो आप, ESU की पावर -2। क्या सही लिखा है, देखो कुलाम स्क्वायर था, है ना, ये अभी अभी बताया, एक कुलाम बराबर 10 की घात 9 ESU होता है। अब देखो जो जो कटे उनको काट दो, ये तो कट गए, अब इसको सोल्व करो तो N2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 10 की घात 5 इंटू 10 की घात 4, क्योंकि स्क्वायर इंटू घात -2, तो इसको नीचे ले जाओ, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 की घात 9 का स्क्वायर, क्योंकि 3 गुणा 10 की घात 9 की घात -2 है, तो नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगी, तो इसको क्या लिख देंगे बटा में 3 का 9 गुणा 10 की घात 18। तो देखो 9 9 18, 10 की घात 18 से 9 से 9 गया तो वैल्यू कितनी है 1। यानी आप क्या समझे इससे आप यह समझे कि अगर के का मान एसआई पद्धति में क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है 1, मात्रा क्या हो जाएगा उस समय इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ESU स्क्वायर। इसी टाइप से किसका मान निकालोगे आप, जी का, जो अभी मैंने सवाल दिया है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हमारी विमाओं के उपयोग वाला पहला टॉपिक हो चुका, जो हमने पहला पॉइंट लगाया था ना वो, अब हम कल दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और अगर कल वो पूरा हो जाएगा ठीक है, वरना परसों और किसी वीडियो के अंदर वो कवर करवा देंगे। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।